अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फेस टू फेस के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। वीवर्स, जो कल का दिन गुजरा वो 12 अक्टूबर था। 12 अक्टूबर का जब नाम लेते हैं तो सब पॉलिटिकल फिगर्स और स्पेशली हम जर्नलिस्ट लोग जो हैं, ये वो दिन था कि जिस दिन जनरल मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान में एमरजेंसी लगाई थी और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो टॉपल की गई थी। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात थी, और अगर आप को याद हो तो वो दिन था कि जिस दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ का त्यारा जो है उसको पाकिस्तान में उतरने से इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया था, और पायलट को कहा गया था कि या तो इनको आप नवाबशाह ले जाएं। और जब वो नवाबशाह की तरफ मूव किया पायलट ने एरोप्लेन को, तो फिर उन्होंने कहा जी आपको यहाँ भी इजाज़त नहीं है, आप इसको भारतीय शहर अहमदाबाद में ले जाएं। तो मैं इसके ऊपर कहा करता हूँ कि वजूहात देखनी पड़ी, नौबत क्यों आई ये मार्शल लॉ लगाने की। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में तकरीबन जो हैं 5 मार्शल लॉ हैं एज़ फार एज़ आई नो। जो ऑफिशियल मार्शल लॉज थे वो 4 से 5 हैं, और उनके ऊपर हम आज बात करेंगे। और इसके अलावा ये भी हम बात करेंगे कि आम जो लोग डिबेट करते हैं वो ये कहते हैं कि क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ के जो रजीम्स थे, तमाम रजीम, उनमें आवाम की जो वेलफेयर है उस पर काम हुआ, या लोग जो है कंफर्टेबल थे, या फिर सियासी अदवार जो बहुत सारे रहे उनमें आवाम को जो है कंफर्ट लेवल जो है उनका वो अच्छा था। इसके ऊपर बात करेंगे। इकबाल शाही साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। इकबाल शाही साहब, वेलकम टू द शो। मैं चाहूँगा ब्रीफली ज़रा ये बताइए कि सिकंदर मिर्ज़ा का जब हम जाते हैं, क्योंकि ख़ुद भी आपको पता है फ़ौज में जनरल भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे, उन्होंने इंडक्ट किया अयूब खान को एज ए डिफेंस मिनिस्टर। अयूब खान उस वक़्त चीफ मार्शल आर्मी चीफ थे। तो ये जो एक उन्होंने पैबंद लगाया था सियासी निज़ाम में, उसके जो असरात थे वो कब तक कहाँ तक चले? बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब आपका। मैं समझता हूँ कि ये तरह किस्म का ये आपने सब्जेक्ट आज डिस्कस किया है। हालांकि आजकल फ़रोई किस्म के ही बातें की जाती हैं आमतौर पर टीवी चैनल में कि मियां नवाज़ शरीफ साहब की वो लंदन में क्या बयान हुआ है, फ़लाँ आदमी फ़लाँ अदालत में पेश हो गया, ये बेल हो गई है, तारीख पड़ गई है। ये तारीख़ी तौर पर यही मैं समझता हूँ नाज़रीन को बताने के लिए एजुकेट करने की ज़रूरत है ना जी। किया है। वजह यह है कि हर मुल्क की एक अलग ज्योमेट्री है। राइट। हर यानी कुछ मुल्कों में बाकायदा तौर पर आप देखें पूरी दुनिया में कहीं बादशाहत है, कहीं जमहूरियत है, कहीं हमारे जैसे मुल्कों में जो आज़ादी के बाद मुख्तलिफ निज़ामों का तजर्बा किया जाता है। राइट। जो ये सब कॉन्टिनेंट है इसमें आम तौर पर यानी कभी भी जमहूरियत नहीं रही। आपने देखा कि इससे पहले जब मुगलिया दौर से आप कर लें तो वो एक बाकायदा फतेह करके वो भी फिर नस्ल दर नस्ल यहाँ काफ़ी साल उन्होंने हुकूमत यहाँ की। फिर अंग्रेज़ों का दौर आया। इस खित्ते ने तरक्की उसी वक्त की जब यानी इक़्तिदार जो है वो इस किस्म की ही सूरत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान के क़याम के बाद लोगों को उम्मीद ये थी कि जिस तरह हिंदुस्तान ने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया है, जमहूरियत पर वर्क किया है, शायद पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान के फौरी बाद कायद मोहम्मद अली जिन्ना यानी वो ज़ाहिर है उनको राहत हो गई उनकी। तो फिर ये है कि पाकिस्तान में ये जिसको आप कह सकते हैं म्यूजिकल चेयर थी सियासतदानों की, वो शुरू हो गई 54, 55, 56, 57 तक। कि अगर हम ये कहते हैं कि 56 तक क्यों नहीं निज़ाम सीधा किया जा सका। आइन हमारा पैरा 56 में लीगल फ्रेमवर्क तक चलते रहे। वजह ये थी कि यहाँ जो सियासतदान थे वो ख़ुद भी जमहूरी उनका ज़हन नहीं था। जब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, अब सिकंदर मिर्ज़ा की आपने बात की है, वो इंडक्शन इसलिए ज़रूरी थी कि ज़्यादा जागीरदार लोग ही इसमें पाकिस्तान में हुक्मरान। इनिशियल जो 10 साल 7-8 साल थे उसमें ये काम शुरू हो गया। सुल्ताना की ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, कभी कोई और इस तरह बलोचिस्तान है, सिंध है, इन मखसूस लोग थे, उसमें अवाम का कोई ख़ास लेना देना नहीं था। अब जब अयूब खान आए जी तो मैं समझता हूँ उस दौर को आप ये कह सकते हैं कि चलो समझ लें कि उस तरह की जमहूरियत नहीं है कि भी जिस तरह MP MNAs होते हैं, पार्लियामेंट होती है, सेनेट होती है, सुबह से, लेकिन वो भी मुंतखब निज़ाम था। मुंतखब इस तरह को BD सिस्टम वो तो 1962 में जाके लेके आए ना जी। वो ज़ाहिर है वो जब आदमी आता है तो उसने कोई ना कोई तो अपना प्रोग्राम देना होता है। उसकी आखिरी जो वो स्टेज थी वो BD सिस्टम था, वो ख़ुद मुंतखब हुआ। और मैं समझता हूँ कि उस दौर में सोए चंद एक क्रिटिसाइज़म जब करते हैं कि को फातिमा जिन्ना की हम बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनका एहतराम तो मेरी नज़र में तो बेतहाशा है कि उसकी सिर्फ उनकी बहन होने का
तो ज़रूरी नहीं था कि उसको ही इक़्तिदार दिया जाता, क्योंकि उनके पीछे जो लोग थे वो ज़्यादा मुखलस नहीं थे। वो एक नेक खातून थी और उनका मैं समझता हूँ कि ठीक भी अच्छी जमहूरियत थी। लेकिन अयूब खान के दौर में आपने देखा कि 6 डैम बने। पाकिस्तान जो है वो तरक्की में ग्रोथ रेट सबसे ऊपर चला गया। 6 डैम का मतलब यह है कि तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसा, किसरा, रावल डैम, बेताशाही ने काम हुआ। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक अरूज आप देख सकते हैं, जिसमें इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश हुई। फिर हमारा जो यानी है कि एयरलाइन है, इसकी तरक्की की ये मराज थी कि जब चाइना में अयूब खान ने जाना था तो उन्होंने कहा कि मैंने, ये पाकिस्तान ऐसा भी था, जब मैं कहता हूँ पाकिस्तान ऐसा भी था, तो अयूब खान के दौर में चाइना में जब अयूब खान गया तो उन्होंने कहा मैंने 747 पर जाना है। तो पता चला चाइना में तो ऐसी स्टेप ही कोई नहीं जहाँ ये उतर सके इतना बड़ा जहाज। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, क्योंकि अयूब खान की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसके ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगता है कि चंद मखसूस हाथों को, और जो क्योंकि उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसके थ्रू वो कोटा देते थे इंडस्ट्रीज़ का, वो भी जो है कुछ लोग मखसूस जो हैं वो हमारी तमाम इंडस्ट्री के ऊपर उनकी जारादारी कायम हो गई, जिसको कि जब भुट्टो साहब आए थे तो फिर 22 फैमिलीज आपको पता है शुरू हुई। दुरुस्त है, लेकिन वजह यह है कि ये जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ज़्यादा लोग जिम्मेदार थे और ज़्यादा लोग तो महरूम तबका था। तो आपने 6 डैम्स की बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन ये 7वां डैम भी तो जाहिर है कि फ़ॉरेन जो लोग थे उन्होंने ही किया था डिज़ाइन, कालाबाग जैसे हम कहते हैं, और ये वो वाहिद डैम है कि जिसको कहा गया था कि ये पाकिस्तानी जो है इसको फाइनलाइज खुद करेंगे। हाँ, ये आप देखें जो गैमन कंपनी थी उसने यहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू किए, फिर TJV यानी तरबेला जॉइंट वेंचर बना, ये सारे उसके बाद कालाबाग डैम की डिज़ाइनिंग नहीं है, उस पर पूरा यानी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन के काम शुरू हो गया था। काम शुरू हो गया था। उसके बाद जब अयूब खान के बाद फिर वो काम स्टार्टअप हुआ, वो पॉलिटिकल यानी सिस्टम नहीं, उसमें ये कहा जाता है कि इन्होंने कहा था जी हमें ये डैम तो ये फॉरेन जो कंपनीज को हायर किया गया उन्होंने बना दिया इन टाइम, तो इन्होंने कहा ये वाला डैम जो है, ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ा कि जी ये अब हम खुद पाकिस्तानी बनाएंगे। ऐसा ही। तो फिर ये किसकी नालायकी हुई नहीं कि आज तक नहीं, सिस्टम आपने देखा कि उसके बाद फिर अयूब खान के खिलाफ तहरीक चल गई। वो तहरीक ऐसी चली कि वो छोटी सी बात पर, जब अब हम बात करते हैं 1 पैसा चीनी महंगी हुई थी, 1 4 आने चीनी महंगी हुई तो या फिर उधर स्टूडेंट्स को मारा गया लाहौर मार रोड के ऊपर, फिर बाद में लड़कियों ने जुलूस में निकाला, वो रोती भी नहीं, लेकिन अयूब खान का जो आपने मुझे कह दिया बस काफ़ी है, उसको जो लफ्ज़ बोले गए वो उनकी पोती ने आके कहा जी मैंने नया नारा सुना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो फिर यहाँ आके एक लोगों को रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया, वो नारा अच्छा था, उसमें एक ही चीज़ पॉजिटिव थी। वो आप क्या समझते हैं, क्योंकि सॉरी आपने अयूब खान का दौर देखा, बाहोश देखा, हाँ, उसमें अवाम कहाँ खड़े थे? देखो अवाम में ये था कि उस ज़माने में इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आई, और फिर बिजली, आप हैरान रहेंगे कि बिजली इतनी सस्ती थी और बिजली सारी पानी से बन रही थी और बिजली वाफर थी हमारे पास, और इसीलिए हम दूसरी दुनिया में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा यानी कंपटीटर थे, क्योंकि जब बिजली सस्ती होगी तो आप प्रोडक्ट आपकी सस्ती होती है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त अगर हम एक्सपोर्ट में सबसे पीछे हैं तो उसकी बेसिक वजह अच्छा, उसमें ये भी हुआ कि जहाँ जहाँ पे डैम बना, जिन जिन की ज़मीनें हैं उनको बाहर भी भिजवाया गया। हाँ, वो मंगला डैम के मतलब आप कह सकते हैं, उसमें ख़ास तौर पर मीरपुर पाकिस्तान की जो तरक्की का जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि मंगला डैम के लोगों को एक राइट दिया गया कि उसको पाकिस्तान में 12.5 एकड़ का एक उनको एक यानी सहूलत मिलेगी, उनको ये डिस्क्रिप्शनरी है कि वो यहाँ 12.5 एकड़ भी ले सकते हैं, और फिर यह है कि वो उनको बाहर के वीज़े बहुत ज़्यादा मिले। फिर वो तमाम मीरपुर था, वो एक नया मीरपुर आप समझ सकते हो, उसका फिर फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान इकबाल शाह साहब, जब अवामी तायीद ख़त्म हो गई और सारा सिस्टम ख़िलाफ़ हो गया, उसके बाद एजिटेशन शुरू हो गया अयूब खान के ख़िलाफ़, तो आप नहीं समझते कि तारीख़ का एक बहुत बड़ी गलती थी कि अयूब खान ने जो इक़्तिदार है वो यहिया खान के हवाले कर दिया? वो छोटा सा पीरियड है, वो छोटा सा, लेकिन वो बड़ा डेंजरस पीरियड है डेंजरस पीरियड, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो उसका एक दिन का कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में तो नहीं होता। तो वो मशरक़ी पाकिस्तान की जो महरूमियाँ थी उसको हाईलाइट किया गया था, इंडिया उसके पीछे था, और 65 की जो वार के बाद इंडिया ने उस पर बहुत वर्क किया हुआ था। हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ, लेकिन उनका प्लान तो यही था कि 1975 तक हम इसको अलहदा कर सकेंगे ईस्टर्न विंग को। हमने खुद बुनियाद उसकी रख दी थी। वजह यह है कि हमने, आपने देखा कि पाकिस्तान से मैजिस्ट्रेट, पाकिस्तान से पुलिस अफसर, इस अच्छा, ये वो दौर था अयूब खान का कि जिसमें उनके एहसास मरूमी बहुत बड़ा, अयूब खान के दौर में इसलिए बढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में, हालांकि वहाँ करना फुली पेपर मिल वहाँ बनी है, मैं चड्डा का इंडस्ट्री, लेकिन उससे लिहाज से नहीं।
पाकिस्तान में जब उन्होंने देखा कि उसको फिर हाईलाइट इंडिया की, जैसे आज हम 5th जनरेशन वारफेयर कहते हैं, उस वक्त भी ऐसा एक सिचुएशन थी कि वो जब इस्लामाबाद में आते थे तो वो कहते हैं कि यहाँ हमें पाकिस्तान की खुशबू आती है, या यानी हमारा जो सरमाया है वो पाकिस्तान लूट के ले गए। वहाँ अक्सर वहाँ सैलाब आते रहते थे, हम उन्हें मुलाजमतों में हिस्सा वो नहीं देते थे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फिर जब इलेक्शन हुए तो फिर हमने उसका मैंडेट जो है वो हमने उनको नहीं दिया। अच्छा, अयूब खान याहिया खान को इक़्तिदार मुंतकिल कर देते हैं, इलेक्शंस हो जाते हैं, उससे पहले शेख मुजीब को अगरतला साजिश केस में पकड़ा होता है, ठीक है जी। और उसके बाद जो इलेक्शंस होते हैं वो फेयर एंड जैसे कहते हैं कि बड़े नीट एंड क्लीन इलेक्शन थे 70 के, इफ़ यू रिमेंबर। उसके बाद इक़्तिदार उधर नहीं दिया जाता, उसमें याहिया खान की इन्वॉल्वमेंट कितनी थी? 6 निकात को मद्देनज़र रखिएगा शेख मुजीब के। नहीं, 6 नुकात जो थे, अब जो आपका यानी 18वीं तरमीम है पाकिस्तान की, 5.5 वही हैं, लेकिन वो कन्फेडरेशन, क्योंकि वो ज़ाहिर ये भी चाह रहे थे कि हमारा GHQ भी जो ढाका में चला जाए। हालात ने साबित किया, 2 करेंसीज हालात ने साबित किया कि ये अगर हो जाता तो बेहतर था। मतलब कम अज़ कम इस लिहाज से हम एक दूसरे से इतना दूर ना होते, यानी अगर वो बिल्कुल ही हमने वो खो दिया, इस पाकिस्तान से बांग्लादेश बना दिया, तो अब हमारे जो इस वक्त 18वीं तरमीम है वो कमों बेश 5.5 पॉइंट तक पहुँच चुकी है। चले 5 पॉइंट ही लगा लें, वो ऑलमोस्ट है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा इकबाल शाही साहब, हुसैन शहीद सोहरवर्दी वो शख्सियत थे कि जिनका ताल्लुक़ बंगाल से था, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि नवाब लियाकत अली ख़ान की जगह पे हुसैन शहीद सोहरवर्दी प्राइम मिनिस्टर बने। उस वक्त डिप्राइव किया गया उनके हकूक़ से उनको, और उसके बाद उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा लगाकर और गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर उनको मुल्क से भी निकाल दिया गया। सो मच सो कि उनकी जो डेड बॉडी है वो यहाँ पे नहीं आने दी गई थी, फिर वो ढाका गई थी लबनान से। क्या कहते हैं कि ये बुनियाद उस वक्त ही रख दी गई थी? नहीं, असल में सोहरवर्दी की शराफत और उसकी ईमानदारी पर किसी को कोई शक नहीं, लेकिन यह कि मशरक़ी पाकिस्तान में हालात जो है ना, आपने देखा कि लैंड रिफार्म जो है वो हमने ईस्ट पाकिस्तान में कर दी, वेस्ट पाकिस्तान में नहीं हुई। वहाँ क्यों हुई? डिस्क्रिमिनेशन हो गई। वहाँ हिंदुओं की ज़मीनें ज़्यादा थी। यहाँ यानी बेरा शरीफ के जो यानी नज़रियाती कौंसिल एक बनाई गई, उन्होंने स्टे दे दिया कि इस्लाम में जायदाद की कोई हद मुकर्रर नहीं है। आज तक पाकिस्तान जिस मसले में फंसा हुआ है, जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान था पहले, अब पाकिस्तान कहते हैं, ये लैंड फार्म के ना होने की वजह से जागीरदार काबज हैं और इनहेरिटेंस दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम हुई है। गैर मुनसिफाना ईस्ट पाकिस्तान में वो जज्बात बन चुके थे। अब सोहरवर्दी जो है उसको संभाल नहीं सकता था, उसके जज्बात जो है हालात के तहत लीडर पैदा होते हैं। वो मुजीबुर रहमान था, और मुजीबुर रहमान ने उस नर्व्स को टच किया कि ये आपके हकूक़ का मैं आलमदार था। हालांकि मुजीबुर रहमान भी वो शख्स था जो कायदा उनके पाँव में बैठता था, उनके पोस्टर लगाता था, साइकिल पे पोस्टर लगाता था। वजह कि हमने उसको दीवार के ऊपर लगाया, हमने से मुराद है कि उस वक्त के जो लीडरों ने मशरक़ी पाकिस्तान जो है 56 के बाद तकरीबन अलहदा होना शुरू हो गया था। बुनियाद रख दी गई थी। आपने नवाब वक़ारुल मुल्क जिन्होंने यानी मीनार पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, जहाँ करारदाद पेश की गई, तो जब बाद में कायद मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ गए हैं ढाका, तो सवाल किया गया कि हमारी यहाँ बंगला जो लैंग्वेज है वो यहाँ होगी, तो कायद-ए-आज़म ने कहा नहीं। हम आगे चलते हैं, एक मैं इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हुई है कि ये मैं समझता हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सारा एहतराम एक तरफ, लेकिन तारीख ने यह भी लिखा कि काश ऐसा ना होता। मैं उधर आ रहा था कि मतलब हमारे से 40% पॉपुलेशन हमारी थी, 60% पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान में थी, ऑलमोस्ट इतनी थी, 1-2% का डिफरेंस होगा। तो फिर ये एक तरीक़ी गलती नहीं थी कि वो लैंग्वेज, क्योंकि ये जो सेपरेशन होती है इसकी बुनियाद तो लैंग्वेज पे शुरू होती है ना, बंगाली लैंग्वेज। तो दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे नेशनल लैंग्वेजेस 2, 3, 4 भी हैं, कोई मसला नहीं। तो हमने उसको क्यों भी डिप्राइव किया कि हम नहीं, पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो उर्दू होगी सिर्फ। ये जिसको आप कहते हैं कि फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने बात की। अब यह है कि इसमें कंट्रावर्सी है। अब जज्बाती तौर पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहा सही कहा, लेकिन तारीख दूसरे रवैये भी इख्तियार करती है कि अगर सारी खूबियाँ हों तो कहीं गलती भी हो सकती है। मैं समझता हूँ कायद मोहम्मद अली, कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं, वो बुनियाद रख देगी, और फिर आप देखें वहाँ फ़ौरन जुगतू फ्रंट बन गया, यानी एक फ़ौरन जमात, जिन लोगों ने करारदाद पाकिस्तान पेश की, मंजूर की, उन्होंने सियासी पार्टी ज़्यादा बना ली। स्टूडेंट्स को भी मारा गया, उस्ताद को मारा गया वहाँ पे। तो वजह यह है कि ईस्ट पाकिस्तान के साथ अब उनकी जो आबादी है वो 16 करोड़ है, यानी उन्होंने 4 टाइम इसमें इंक्रीज़ हुई है। हमारी जो है 2 करोड़ 70 लाख थी, हमने 22 करोड़ तक पहुंच गए। हम आपसे अंदाज़ा करें कि
100% बढ़ गए। तो वजह यह है कि उन लोगों ने काबू पाया उस दौरान। यहाँ ये कहा जाता था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, अगर हम उस वक्त शेख मुजीब की शराइत मानकर उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता, जो कि उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लीगल फ्रेमवर्क के तहत इलेक्शन हुए थे और उसके तहत तो वो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर बनते थे, तो क्या फिर भी जो है ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है? इसका जवाब मैं लूँगा आपसे ब्रेक के बाद। वी बस स्टे ट्यून, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। इकबाल शाह साहब, शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग का मतलब लीडर था, 181 सीटें जीते थी। अगर उसको उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता फिर क्या होना था? फिर भी ये सेपरेशन होनी थी? देखिए, मे भी इस तरह ना होती। मसलन यह कि अगर सपोज अगर वो बन जाता तो फिर जाहिर है ये जो इल्ज़ाम हम पर है ये हम पर ना होता। पब्लिक सेंटीमेंट तो बड़ा वहाँ पे हाइट पे था उस वक्त भी, सेपरेशन हो चुकी थी। उसको जो टॉप लाइन पर लेके गया वो उसको इक़्तिदार ना देना था। वजह ये अगर उसे दे देते, मुक्ति बानी, उसके बाद भारत से ताल्लुकात, भारत की इंटरफेरेंस, आप ये देखें ना। और फिर GHQ को अगर क्या रिस्क लिया जा सकता था कि ढाका में ले जाया जाए इन हालात में? एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कम से कम वो लीडर जो ये कह रहे थे कि भाई हमें इक़्तिदार नहीं दिया गया, ये उनका स्टांस खत्म हो जाता। मतलब नागज़ीर था अलहदा होना। आप समझते हैं कि नागज़ीर था, लेकिन उसको कॉन्फेडरेशन के तौर पे उसके बाद हम आ जाते हैं जनरल याहिया खान का दौर था। वो तो ज़ाहिर वक्त ने साबित कर दिया और वो अपने अंजाम को भी पहुँच गए। लेकिन आपकी जब बात मैं सुनता हूँ या हिस्ट्री को मैं पढ़ता हूँ, गो कि वो कसूरवार थे, लेकिन वो इस तरह थे कि एक अयाश हुक्मरान के तौर पे वो ज़रूर कसूरवार थे। अदरवाइज़ ये जो सेपरेशन ऑफ ढाका है या फॉल ऑफ ढाका है, इसमें भुट्टो साहब को इसका इतना बड़ा किरदार नहीं था। ये बीज पहले बो दिया गया था। भुट्टो साहब का एक दौर आता है जी 1972 से 71 के एंड से। भी आता था भी कोई मैटर नहीं करता था। अगर वो ना भी आता ये काम होना था। इस पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। आप देखें कि जो इंडिया के साथ बॉर्डर है वो उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है, हमारा फासला 1000 किलोमीटर है। हम किस तरह ही नहीं उसको लॉजिस्टिक बेसिकली तो एहसास से महरूमी था ना जिसने एक लावा फटा। हाँ, वो गलतियाँ तो हमारी अपनी थी ना जी। 100% गलतियाँ इसलिए थी कि हमने उनको वसाइल में, नौकरियों में हमने उनके वसाइल भी हम इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि पटसन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी। उस ज़माने की सबसे जो हाईएस्ट आइटम एक्सपोर्ट होती थी जो ज़र मुबादला के लिए, वो पटसन थी। वो पटसन ईस्ट पाकिस्तान के पास थी, चावल उनके पास था। लेकिन यह कि पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि वो लोग गरीब हैं और हम उनको करते हैं, अमदाद करते हैं। यहाँ आप अंदाज़ा करेंगे जो डिप्टी सेक्रेटरी थे इस्लामाबाद में, एक अलग हमने लाल क्वार्टर बनाए, उसमें उनको जो क्वार्टर अलाट होता था, ये तो हकायक है कि मैं खुद देखे, मैं लोगों को मिला हूँ। या उनका वज़ीर ख़जाना आया था तो मैं जब उससे मिला बांग्लादेश का, तो उसने कहा मैं यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी था, मुझे कोई क्वार्टर नहीं देता था। वजह ये कि हम अब भी डिप्राइव किया गया हर शोबे में। कई जगह अब भी हम इस सतह पर नहीं सोचते कि हमारे चारों जो शोबे हैं कहीं ना कहीं हम अब भी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। मतलब सपोज़ आप किसी जगह मिनिस्टर हाउसिंग लगे हुए हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि आप अपनी जो कम्युनिटी है उसको अलाटमेंट करेंगे, आपको इंसाफ करना चाहिए। जो कि बेइंसाफ़ी से फिर मुआशरे मुत्तहद नहीं रहते। यही डिस्कस हुआ 1971 के दिसंबर में फॉल ऑफ ढाका के बाद जुल्फ़िकार भुट्टो को बुलाया जाता है, इक़्तिदार उनके हवाले किया जाता है और बतौर सदर जो है उनको, क्योंकि आपके पास अब यहाँ पे सिस्टम कोई नहीं था, लीगल फ्रेमवर्क था और आपको ज़ाहिर है कि जो लोग उन पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं वो भी गलत है, क्योंकि उनको पावर ट्रांसफ़र करने के लिए उनको इक़्तिदार एक मिलिट्री के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को जो है वही सबसे बेस्ट था कि उनको इस तरीके से इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए। भुट्टो साहब का इक़्तिदार 72 से लेकर अगर हम 77 तक देख लें तो उसमें ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल दौर जो है उसमें बहुत सारे बड़े काम भी हुए और उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं बेहतर भी साबित होंगी, जिसमें बहुत सबसे बड़ी बात जो है हम एटम बम की जो सलाहियत हमने हासिल की वो डेफिनेटली जो मर्ज़ी कोई कहे, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू जुल्फ़िकार भुट्टो। उसके बाद एक दिन आता है 12 जो जुलाई 4 जुलाई 5 जुलाई
और उसमें जनरल ज़ियाउल हक साहब फिर ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से 90 डेज़ के में इलेक्शन कराने के नाम पर फिर मुसलत हो जाते हैं, जो चलता है 1988 तक। ये जो क्या दौर था जनरल ज़ियाउल हक का, क्योंकि इसमें इस्लामाइजेशन की भी बात की गई, इसमें जो है कोड़े भी मारे गए पॉलिटिकल वर्कर्स को, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जो ना सिर्फ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था इलेक्टेड, बल्कि दुनिया के मतलब कुछ गिने चुने इंटेलेक्चुअल फ़लसफ़ी सियासतदानों में से एक था, उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा कि जी हमारी गलती थी और ये जो है जुडिशल मर्डर था। हाउ डू यू सी कि जनरल ज़ियाउल हक का दौर क्या था सारा? यही असल सवाल है। ये है कि मतलब जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को बार बार धोखा दिया गया है, कभी किसी निज़ाम को आगे ला के, कभी किसी निज़ाम को आगे ला के। आप देखें कि जब चंद सीटों के ऊपर, हालांकि भुट्टो बहुत पॉपुलर लीडर था, चंद सीटों के ऊपर एलिगेशन किया गया जो भुट्टो साहब ने मान भी लिया कि इसको हम री पोल करा लेते, लेकिन वो जो धांधली के ऊपर चलने वाली तहरीक थी वो हाईजैक कर ली गई निज़ाम मुस्तफ़ा, कन्वर्ट कर दिया गया उसको। कन्वर्ट। उसके पीछे बाकायदा इंटरनेशनल साजिश थी। आपने देखा कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के ज़माने में समिट कॉन्फ्रेंस हुई, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस, इस्लामी 1974, और उसमें उस ज़माने के तमाम जो मतलब शाह फैसल हैं, गद्दाफ़ी हैं, सदात हैं, और युगांडा का इब्दी यमीन, वो आजकल के ज़माने के लोग ही नहीं हैं। वो अपने अपने को अपने शाह हुसैन, उसके बाद लीडर थे, लीडर वो इक़्तिदार में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बाकायदा उनके रहनुमा अवामी। आप देखें कि उन्होंने जब जुल्फ़िकार भुट्टो ने एक मरकज़ी हैसियत हासिल कर ली तो उसका मैनिफेस्टो ये था कि हम अपने जो है इस्लामिक जो है ना एक ब्लॉक बनाते हैं, अपने सोर्स को, अपनी करेंसी को हम खुद यानी इसको हम ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ये चीज़ किसी सूरत भी आप देख सकते हैं कि अमेरिका को या दूसरे मुल्कों को किसी जगह भी ज़रूर बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने फिर अपने एजेंट तलाश किए और ये होना था। आप देखा कज़ाफ़ी भी किस हालत पर पहुंचा, वो तो किस तरह उन्होंने कत्ल करवाया। और जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को क्योंकि ये पॉपुलर लीडर था, और फिर सबसे अहम बात जो भुट्टो की है वो बाकी तो की चीज़ें आप गिनते जाएँ, वो सियासी शऊर था, वो करप्ट नहीं था। भुट्टो में सियासी शऊर ये है कि पहले, इससे पहले, अब तो लोगों को अगर हम बात बताते हैं तो लोगों को समझ नहीं लगेगी कि कोई ज़मींदार की चारपाई पर नहीं बैठ सकता था, कोई मिल मालिक के आगे जाके कोई मजदूर तनख्वाह नहीं मांग सकता था। यानी किसी फैक्ट्री हो या कोई अदारा हो, ज़मींदार हो, कोई अवाम को हकूक दिलाने की बात की। सबसे ट्रेड यूनियन एक्टिविटी जो बहाल हुई, जिसका बाद में मिसयूज़ तो हुआ, लेकिन एक्चुअल पूरी दुनिया, सिविलाइज दुनिया में जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ हैं, जिसको सौदाकारी एजेंट कहते हैं कि मुनाफे में हिस्सेदारी, उस ज़माने में शुरू हुई। फेयर प्राइस शॉप बनी, लेबर डिपार्टमेंट बने, EOBI बनी, स्टील मिल का यानी मुआहदा किया। मतलब पाकिस्तान के इदारों को उन्होंने मजबूत किया, इदारों को मजबूत ही नहीं किया, बहुत ज़्यादा नए अदारे आए। जी आप जब अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे कि हम चलो मान लेते हैं भाई, लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं भाई एटम बम का जो इब्तिदा है जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के इब्तिदा आखिर भी उनकी तरफ, शक नहीं। लेकिन यह है कि इसमें और भी आया है, आखिरकार भुट्टो साहब भी घेरे गए। आखिरकार जब लास्ट में था तो उनकी जो पब्लिक की ताकत थी वो इसलिए कम हो गई कि चीज़ें आइंदा अब बदलती गई, और आखिरी दफ़ा चारों सूबों के गवर्नर जागीरदार थे। ये भी लोगों ने देखा, नवाब सादिक हुसैन कुरैशी, सारे चारों सूबों के गवर्नर साहबान वो सारे जागीरदार थे। इन भुट्टो साहब, लेकिन इकबाल शाही साहब आपकी बात ठीक है, एग्री, लेकिन फिर भी भुट्टो साहब की जो शोहरत थी और जो अवाम में मकबूलियत थी वो तो मतलब हाइट पे थी जब उनको पकड़ा गया। देखिए वजह यह है कि हमारे मुल्क का एक अलमिया है, ये एक तारीखी बड़ी है कि यहाँ जो खामोश वोटर है जिसको फ़ायदा भी पहुँच रहा है, अब भी यही हालत है कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठाता, साइलेंट है। उस वक्त जो तहरीक चल रही थी और फंडेड थी, yes. वो जो लोग वाइब्रेंट थे, वो प्लांटेड थे, वो ज़ाहिर है वो जब निकले तो उनका मुकाबला किसी ने करना था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मिली हुई थी, उनको शीरबद हासिल थी, उनको अमेरिका की शीरबद हासिल थी, मजहबी जमातों की शीरबद हासिल था। 4 जुलाई को जमात इस्लामी की, आपको तो खैर ज़्यादा पता है, 4 जुलाई को तो एग्रीमेंट हो गया था, नवाबजादा साहब ने मुझे खुद बताया था। इसीलिए क्योंकि वो जब चीज़ लीक आउट हुई, जब उन्होंने कहा चलो ये जो आप कहते हैं मान लेते हैं, क्योंकि 1-2 सीट इलेक्शंस भी उन्होंने कहा करवा देते हैं, फिर सुबह मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात नहीं हुई, तो फिर रात को आपने देखा कि क्या हुआ। दिन मुझे ताने बाने जो बोलते हैं अमेरिकन, इसमें ज़ाहिर है कि पूरा हैंड था, और भुट्टो साहब का कत्ल जो है उनकी गर्दन लंबी करनी तो नागज़ीर था अमेरिका के लिए, अदरवाइज़ तो वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज होने जा रहा था। उस तनाज़र में मतलब मैं तो समझता हूँ कि जनरल ज़ियाउल हक ने तो एजेंट का काम किया इस्तेमार और साम्राज्य के।
जनरल ज़िया का दौर ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक मनहूस साए अब तक मौजूद है। वो इसलिए कि आप देखा कि जो कल्चर वो दिया उन्होंने मुल्क में एक नफ़रत की फ़ज़ा पैदा की, एक नया तबका वजूद में ले जबर आया। का दौर था। उसने उलमाए दीन को अपना हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने मसलन दूसरे मुल्कों में मुदाखलत, जिस तरह रूस है वो बड़ा क्रेडिट लेता है, लेकिन अल्टीमेटली हमने रूस को ख़त्म करके नुकसान उठाया, वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पावर ख़राब किया। वो जो हमारा अमेरिका और रूस दो आलमी ताकतें थी वो हमारी वजह से। फिर उसके बाद वो TTP और इस तरह के कई यानी ग्रुप बने, वार लॉर्ड्स बने, और असला पाकिस्तान में आया, हीरोन आया, कलाशनकोव कल्चर आया, और फिर मुल्क में यानी मजहबी जो आप कह सकते हैं इंतहा पसंदी है, वो अब भी वो ज़ियाउल हक साहब की ही जो बदरू है वो ही अभी तक गर्दिश कर रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अब भी उनके लाए हुए लोग, उन्हीं के प्लांटेड लोग, उन्हीं के सिलेक्ट किए हुए लोग इस मुल्क का हुक्मरानी, जब शुरू में वो आए आम लोग थे, जब उन्होंने इस मुल्क को सरमायादार बन के लूटा, एक एक चीज़ को उन्होंने यानी जिसको अफलातून भी कहता है कि कोई भी जो आदमी कारोबारी है उसको इक़्तिदार ना दिया जाए, उन्होंने ऐसे लोगों को यानी इंट्रोड्यूस कराया जो अब भी आप देख रहे हैं कि इस मुल्क को अपने अलावा कुछ नहीं समझते। यानी वो बादशाह साहब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल की काल काटरी में अपनी किताब इफ़ आई एम असैसिनेटेड में लिखते हैं, मतलब ये 77 और 78 का ईरा था, उसमें वो लिखते हैं कि जी अफ़गानिस्तान में डेफिनेटली अमेरिका आने वाला है, और वो जब आएगा तो हमें उसके लिए उसकी फ़ाइट नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि कोई वो वलीउल्लाह तो नहीं थे नाउज़ बिल्लाह, लेकिन एक पॉलिटिकल उनमें विजन था, सियासी पंडित थे, और उन्होंने क्लियरली उसमें लिखा हुआ कि उसकी जंग जो है रूस उसके पीछे आएगा, रूस आएगा और फिर अमेरिका आएगा उसके पीछे, तो हमें इन दोनों में से किसी की जंग नहीं लड़नी। 79 में आता है ना जी, रूस जब आता है अमेरिका में, वो क्या वाक़या दुरुस्त है कि ज़ियाउल हक एक बहुत कमज़ोर और मैं समझता हूँ कि वो बेअतबार आदमी था, वो दूसरी ताकतों के साथ मिल चुका था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो किताब है उसमें अगर ये लिखा हुआ है, ज़ाहिर आपने पढ़ा है, तो ज़ाहिर ये इसके लिए उसकी मौत का ये सबब बनने के लिए यही काफ़ी है कि ज़ाहिर एक ऐसी ताकत को वो इससे पहले ही वो असेस कर रहा है, यानी अपनी मौत से भी पहले लिख भी रहा है, उसको सिर्फ अजहार भी कर रहा है। तो फिर इसके अलावा अमेरिका या उनके दूसरे जो अलाइज़ हैं जो इस अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना चाहते हैं या इस मुसलमानों की तमाम स्टेट्स को बखेरना चाहते हैं, उस यानी इस्लामी समिट कॉन्फ्रेंस के जो शुरका हैं उनको सज़ा देना चाहते हैं, तो फिर और क्या रास्ता रह जाता है? अच्छा, डू यू थिंक कि ये जो आप हम बात कर रहे हैं कि 79 में हमने जो इस्तेमार और साम्राज्य, जो मुस्लिम दुनिया का सख्त तरीन दुश्मन अमेरिका, हमने उसकी जंग लड़ी यहाँ पे अफ़गानिस्तान में, और उससे पहले और उसके बाद फिर आपने देखा कि कज़ाफ़ी तक जो लास्ट चलता है, उसके अलावा वहाँ के वसाइल भी लूटे गए, वहाँ की लीडरशिप को भी हलाक किया गया। इसका ज़िम्मेदार हमारे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को ठहराते हैं? नहीं, सिर्फ वो नहीं, वो इसलिए नहीं, एक बहुत बड़ा की फैक्टर था, स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो थी हमारी। दुरुस्त है कि रास्ता तो वही था, रास्ता वही था। आपने देखा कि सऊदी अरब जो है एकदम बदल गया। सऊदी अरब ने शाह फैसल का सऊदी अरब और था, वो सऊदी अरब और था, फौरी उन्होंने नई दुनिया को देख लिया, और फिर उसकी बागडोर, उसकी कंट्रोल, उसकी सिक्योरिटी, उसके वसाइल, उसकी सारी एनर्जी वो सारी अमेरिका के हवाले हो गई। अब अमेरिका जो है वो एक स्टेक होल्डर है, वो शेयर होल्डर है। जिन सऊदी अरब में आप देख सकते हैं कि उनका जो ऑयल है, जो प्रोडक्ट है, या वहाँ जो इंस्टॉलेशन है, या सिक्योरिटी है, वो अमेरिका बाकायदा तौर पर वहाँ एक पार्टनर है। वो उसका आप जिस तरह 2023 में आप कह सकते हैं कि भाई वो एक तुर्की के जो खिलाफत का मुआहदा है, तो अब वो भी ख्वाब मुझे नज़र आता है, ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा कौन हो सकता है? अमेरिका इतने बड़े वसाइल और इतना मुसलमानों के मरकज़ी मकाम जहाँ इमोशंस भी हैं, मजहबी अकीदत भी है, कैसे छोड़ सकता है? तो इसलिए जिन जिन लोगों ने ये कोशिश की अमेरिका को पीछे धकेलने की, उनका अंजाम यही होना था। अच्छा, आप समझते हैं कि जो जनरल ज़ियाउल हक का दौर वो दौर था कि जिसमें MRD का प्रेशर, फिर कुछ आलमी मीडिया का, आलमी लीडरान का कुछ 1985 में प्रेशर था, और उसके ऊपर उन्होंने नॉन पार्टी बेसिस के जो इलेक्शन कराए, उसमें पाकिस्तान की सियासत का जो मजाज है बदल दिया, और एक बलदियाती सतह की जो लीडरशिप थी वो आपके कौमी धारे में शामिल हो गई, जिसकी तबाहियाँ आज भी हम झेल रहे हैं। नहीं, अगर हम सारी ज़िम्मेदारी ये कहें कि वो बलदियाती लेवल के लोग थे, तो इसको बात को मैं नहीं मानता। वो इसलिए कि पूरी दुनिया में एक तरीक़ाकार है, चाइना में ख़ास तौर पर वन पार्टी सिस्टम है। वहाँ यानी अगर किसी ने आदमी लीडर ने बनना है तो वो सबसे पहले यूनिट काउंसिल का इलेक्शन नहीं, वो तो एक सिस्टम के थ्रू आएगा ना जी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में दो सिस्टम है,
एक तो वही है जो आपने कहा नॉन पार्टी बेसिस, ये दुरुस्त है कि उस वक्त यानी कोई आदमी मामूली लोग जो थे वो मामूली लोग आज भी मतलब मैं इस सेंस में कहता हूँ कि जो जिनका लेवल नहीं था कि पाकिस्तान के अवाम को कौमी असम्बली या फिर सूबाई असम्बलियों में रिप्रेजेंट कर सके। उसकी मिसाल हम यहाँ नवाज शरीफ दे सकते हैं, वो एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हार गया और फिर डायरेक्ट वजीर खजाना बना दिया गया। वजह ये कि ऐसे मसाले हैं, लेकिन अगर वो नर्सरी जिसको उस पाबंदी लगा दी गई कि यूनिवर्सिटियों में जो ट्रेड यूनियन एक्टिव अपना स्टूडेंट यूनियन थी, ये पूरी दुनिया में नर्सरी होती है। अगर काश ये यूनिवर्सिटियाँ बादस्तूर कायम रहती तो लीडरशिप वहाँ से आती, वो लीडरशिप ऐसे ही आती है। अब तो इनहेरिटेंस है, मतलब आप कह सकते हैं कि अब नई जो क़यादत है उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसका किसी के घर पैदा होना ज़रूरी है। मसलन आप देख सकते हैं मरूसियत आ गई ना जी, मरूसियत है। अब आप देख सकते हैं कि भाई बेनज़ीर भुट्टो कितनी भी अच्छी हो, हम उसको शहीद कहते हैं, जुल्फ़िकार कितने भी अच्छा हो, आगे आप देखें कि उनके 2-2 लाख एकड़ ज़मीन है, बेनज़ीर भुट्टो के पास कुछ नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो ने तो जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल उनके पीछे थी, लेकिन लास्ट वो कंप्रोमाइज़ कर गए। इसमें आप तारीख तो इसी तरह लिखेगी। आखिरकार मुझे बताइए कि इतनी स्ट्रगल में आखिरकार चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको चार्टर ऑफ डकैती कहते हैं, वो करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब यह है कि वो अपने स्टांस से पीछे हट गए, मफादात की, और फिर यह है कि धोखा दोनों ने दिया। धोखा जो है ना, ये तो उन्होंने भी दिया। अब उसको हम जो जद्दोजहद के लिए कह सकते हैं, लेकिन जद्दोजहद के बाद जो उसका हशर हुआ। बादशाह साहब पाकिस्तान ब्रेक पे जाना, एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के इदारों को किस हद तक तबाह जनरल ज़िया-उल हक के दौर में किया गया, इसका जवाब लूँगा ब्रेक के बाद। वी विल स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। इकबाल शाही साहब क्विकली बता दीजिए कि पाकिस्तान के इदारों की जो तबाही जनरल ज़िया-उल हक के दौर में हुई, उसकी कोई मिसाल माजी में मिलती है? देखिए, वजह यह है कि हर दौर का एक अपना एक है ज़रूरतें। कोई कह सकते हैं कि सदर ज़िया-उल हक का जो दौर है वो सारा दौर हमने देखा है पाकिस्तान में, स्वाय जो अफ़गानिस्तान में हमने किरदार अदा किया, जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस आज तक भुगत रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बाकी चीज़ें तो ज़िम्मेदारी रह जाती हैं, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस वो हम अभी तक आप देखें कि कितने 75,000 लोगों की जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। पाकिस्तान इकानमी तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान की तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि जो उससे आज तक जो नस्ल है वो अब तक वो उस कॉन्सिक्वेंस को भुगत रही है। दूसरा, जो लोगों को वो इंट्रोड्यूस करा के पाकिस्तान के हवाले करके गया, यानी उनकी जो दरियाफ्त थी, ये 85 वाली असम्बली की बात कर रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो क़यादत दे के गए। वो जो क़यादत दे के गए वो मैं समझता हूँ को ऐसी सब स्टैंडर्ड थी, वो करप्ट थी, और वो मैं समझता हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर आप समझ सकते हैं तो ये लोगों के लिए शायद अजीबोगरीब बात हो, सदर ज़िया-उल हक को किसी, वो भी एक इंसान ही था। जब हम ये बात करते हैं कि जब किसी एयर बेस के ऊपर ब्रीफ केस खुल के गिरता है तो वहाँ से हिरन गिरती है, तो फिर वो जो चेयरमैन नायब कमरुज़्ज़मान चौधरी ADC होते हैं वो बाकायदा देखते हैं, तो एयर कमांडोर जो है वो ZI खां को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वजह ऐसे वाक़यात भी हुए, 17 अगस्त 1988 1988 जनरल ज़िया-उल हक का त्यारा हवा में जो है फट जाता है और वो शहीद हो जाते हैं। उनके फॉलोअर्स के मुताबिक, मेरे मुताबिक तो वो उनके ज़ाहिर है कि उनकी हलाकत हो जाती है। उसके बाद एक पॉलिटिकल सेटअप बनता है। हम जो है इंटरिम गवर्नमेंट्स की बात नहीं करते। 88 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आ जाती हैं और पंजाब में मियाँ नवाज शरीफ हैं, और बहुत बड़ी है, आपको पता है कि बहुत बड़ी एक जो है पोलराइजेशन शुरू हो जाती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और वो जो दौर है 90 तक चलता है, तकरीबन 18 माह। उसने पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट छोड़ा? क्योंकि 11 साल की घुटन मार्शल की, जनरल ज़िया-उल हक की, उसके बाद एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी हेरिटेज जुल्फ़िकार भुट्टो जिसके मौजूद थे, जिसके पायनियर थे, उनकी बेटी इक़्तिदार में आती है, बहुत तवील उनकी खिदमात हैं जमहूरियत के लिए। पंजाब सबसे बड़ा सूबा, इधर से मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उनके साथ हेड ऑन कोलिजन में आ जाते हैं। ये कौन सी जमहूरियत थी जी?
देखिए बड़ा आपने याद करवा दिया है काशिफ साहब, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि जब जिस दिन यानी कमाल आबादी जो उसको कहते हैं शाह कमाल या इस तरह का वो नाम था जहाँ त्यारा गिरा, बावलपुर में, मैं उस वक्त मियाँ साहबान मियाँ नवाज साहबान के साथ था और मैं प्राइवेट सेक्रेटरी था। तो टेलीफोन आया कि जो उनका त्यारा जो है वो डिसअपीयर हो गया, तुम लोग घर पहुँचो। वहाँ गए तो ये हालात थी कि लाहौर के कुछ अब भी वो जिंदा सलामत उस वक्त SSP लाहौर थे, तो वो बाहर खड़े थे, DC लाहौर बाहर खड़े थे। पता चला कि अगर आर्डर यह है कि अगर वो कोई नया आर्डर आता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर मुस्लिम नहीं आता तो फिर और कुछ सिचुएशन है। पता ये चला कि उस वक्त जो मिर्ज़ा सलाम बेग साहब थे वो भी साथ थे दूसरे त्यारे में, वो सीधे इस्लामाबाद चले गए। वो सीधे इस्लामाबाद चले गए और वहाँ जाके गुलाम साह खां को उन्होंने सदर बना दिया और फिर ये मैटर साल हो गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में थे, मियाँ शहबाज शरीफ लाहौर में थे। अब आपने ये कहा कि ज़ियाउल हक जो है वो मुल्क को उस दौरान और बेनज़ीर के दरमियान जो घुटन थी वो एक इतनी 18 महीने में किस तरह, आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने तशद्दुद, कोड़े और एक बेतहाशा सज़ाएँ, शाही किले, वो अगर कोई आदमी किताब पढ़ ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए, बल्कि वो बहुत सदमा उसके हुए। मैं तरीक का शदीद तरीन जबर था ना जी पीपल्स पार्टी के जो वर्कर थे या जिन पर शक भी था कि वो वर्कर हैं, वो उनको ज़मीन की मिट्टी खा गई। शाही किले में सैकड़ों लोग अपनी मौत आप मर गए और कुछ अभी भी उसके गवाह मौजूद हैं, कोड़े फांसियाँ। फिर आपने देखा कि जब लोगों को थोड़ा सा चांस मिला और जो ज़ियाउल हक का त्यारा यानी क्रैश हो गया और वो इस दुनिया में चले गए, क्योंकि कहा गया कि जो इस तरह का हादसा होता है वो शहीद होते हैं। बहरहाल ये कंट्रोवर्सी, हम तो आगे चलते हैं। बेनज़ीर का जो लाहौर में जो कराची से चल के जुलूस आया, उसका क्रेडिट मैं मोहम्मद खान जुनेजो को देता हूँ, क्योंकि उस दौरान आपने देखा कि फ्री हैंड दिया जी, जो लाहौर एयरपोर्ट में 86 में जब वो आएंगे, 86 में जब वो आया, हाँ, तो वो सब लोगों को जो एक नया, क्योंकि उस निज़ाम के ख़िलाफ़ उनका इजहार जो लोगों का था वो पहली दफ़ा बाहर निकल के आया। लेकिन कहा गया ये जो लाहौर के पंजाब के वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ साहब थे कि इनको रोका जाए। अच्छा, मेरे पास टाइम कम है। मई 1988 में अपनी मतलब मौत से पहले, ठीक है जी, 1988 की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद खान जुनेजो साहब की गवर्नमेंट भी तोड़ दी गई, ठीक है जी, 58(2)B के तहत। उसके बाद कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक बहुत परेशान थे, क्योंकि अपनी बनाई हुई जो गवर्नमेंट थी नॉन पार्टी बेसिस की वो भी तोड़ दी, और उसके बाद उन्होंने कहा जी अब अगले इलेक्शन भी जो है वो मैं नॉन पार्टी बेसिस पे कराऊंगा। 29 मई 1988, 29 मई मुझे याद है कि यानी वज़ीर आज़म जुनेजो साहब बाहर के मुल्क से वापस आ रहे थे, तो हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट VIP लॉन्ज में खड़े थे, मैं और निसार और अनवर सैफुल्लाह खड़े थे। अब भी कई मैं किताबों में पढ़ता तो हैरान रहता हूँ कि जी त्यारा फ़ज़ा में था तो डिसमिस कर देगा, ऐसा नहीं था। बाकायदा उनको रिसीव किया गया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कुछ जो बाखबर साफ़ी थे उनमें अज़हर सेगल और सवाल जाफ़र वगैरह एक और थे, एक हनीफ खालद थे, वो जल्दी से बाहर निकलने लगे। पता चला कि ज़ियाउल हक ने घर बुलाया हुआ है, ये किसी को शक नहीं था कि क्या होने जा रहा है। पता चला कि उन्होंने चाइना का दौरा करना है, यानी ज़ियाउल हक की जो सीक्रेसी थी वो टॉप पर थी। कभी उन्होंने अपनी ज़बान पर वो फ़िक्रा कभी नहीं लाया जो उन्होंने करना होता था। अक्सर लोग कहते थे कि वो उनके अंदर इतनी मुनाफ़िकत थी, ये मैं समझ सकता हूँ कि जिसके उन्होंने कंधे पर हाथ रखा वो सुबह नहीं है, इस पर कंधे पर हाथ रखा। अब ये है कि जब वो, अब भी आप देख लें कि उस हुकूमत की डिसमिसल जो है एक साफ़ सफ़ेद वर्के के ऊपर हाथ से लिखी हुई है। यानी आप देखें कि वो सुबह चाइना जाना था, साफ़ी समझ रहे थे कि चाइना जा रहे हैं, लेकिन जब वो एक वाक़या हो गया, ये हम सेक्रेटरी चले गए और पता चला जी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई। मैंने खुद टेलीफोन किया प्राइम मिनिस्टर से। बादशाह साहब 1988 से 1990 तक कमल फ़िक्रा कानू आपने मुझे बताया कि फिर ज़ियाउल हक उसी दौरान फिर क्रैश जहाज़ हुआ, तो इतनी देर में ये तब्दीलियाँ वाक़या खुद भी परेशान थी। ये बात दुरुस्त है क्योंकि OGD कैंप के तौर पर जो सज़ाएँ तजवीज़ की गई थी उसकी लीकेज किसी वज़ीर आला ने की। मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने जो कहा था, उन्होंने आके सैक करने थे और ज़ियाउल हक ने उससे पहले ये सब चीज़ें यानी फाइनल करके वो हुकूमत डिसमिस कर दी। तो इतना ज़्यादा वो बोझ जो था, पब्लिक के इंटरेस्ट में डिसमिसल नहीं था गवर्नमेंट का, आप ये कहना चाह रहे हैं ना जी? नहीं कि गवर्नमेंट के, हाँ पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं था, लेकिन उसके ऊपर जो दबाव था कि मैं इतने बड़े फैसले, OGD कैंप बाकायदा एक अमेरिकन उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और वो एक राज ही रह गया। उससे पहले भी तो जिनेवा कॉन्वेंशन के ऊपर इनके फासले तो बढ़ चुके थे बहुत ज़्यादा जी, फासले बढ़ चुके थे और फिर ये है कि ये अंजाम को ज़ाहिर है पहुँचना ही था। बादशाह साहब 1988 से लेके 1990 तक मोहतरमा बेनज़ीर की गवर्नमेंट, 1990 से लेकर 1993 तक मोहम्मद खान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ,
जो डिच करते हैं, जो उनसे बेवफाई करते भाई हैं, मैंने जतोई साहब से और मोहम्मद खान जनेजो साहब से, आईजी के हेड वो थे, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और 1993 में फिर गवर्नमेंट चली जाती है। उसमें भी कौम देखती है कि एक बहुत बड़ा तमाशा लगता है, गुलाम इसहाक खान साहब से इनकी लड़ाई होती है, फिर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देती है, फिर इनको रिज़ाइन करना पड़ता है। उसके बाद मुहतरमा का एक दौर आता है 93 से लेके 96 तक। 96 में फिर मियाँ साहब उनके ही बनाए हुए जो सदर थे सरदार फ़रूक अहमद ख़ान लगारी, उनको छोटा जो उनका इख्तलाफ था मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, उसका फ़ायदा उठाते हैं और उनको कहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम जो है मसाइल उनका हल हमारे पास है, और उनको इंस्टिगेट करके असम्बलियाँ तोड़वा कर 97 में 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं। वो क्विकली, क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा है, ये हम क्योंकि आ रहे हैं 12 अक्टूबर 1999 की तरफ, क्योंकि इस प्रोग्राम को हम उधर ही एंड करेंगे, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस भी आ गई सबकी, और क्योंकि इतने छोटे टाइम में हम नहीं कर सकते हैं। तो वो 2/3 मेजॉरिटी के बाद मियाँ साहब जो गवर्नेंस करते हैं, ये वो दौर है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला होता है, आर्मी चीफ के साथ भी लड़ाई होती है, एक आर्मी चीफ को निकाला जाता है, जनरल जहांगीर करामत को, मुशर्रफ साहब को लाया जाता है। 12 अक्टूबर 99 को आप कहाँ थे? मैं काशिफ इत्तफाकन मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में था। वजह यह है कि मैं अभी निकला ही हूँ, मैं ज़रा रावल डैम की तरफ गया, तो मुझे टेलीफोन आया कि यहाँ जनरल ज़ियाउद्दीन जो है ना वो आ गए, उनको स्टार लगाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ काम हो गया, बल्कि मैंने कहा ऐसा फिक्रा बोला जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता कि धोखा खा गया अब मुशर्रफ भी। तो मैं वापस आया, तो लेकिन वो फिर उतनी देर में सारी कार्रवाई हो रही थी, तो मैं पीटीवी स्टेशन के सामने ये सारा मंजर देख रहा था। पहले एक गाड़ी आई, उबेद साहब थे, उनको इन्होंने काबू कर लिया, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ के जो मिलिट्री सेक्रेटरी जावेद इकबाल गालिबा नाम था, और सदीक था इनका जो सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने उनको काबू कर लिया। फिर लेकिन दोबारा दूसरी जो गाड़ी है उसमें कर्नल साहब थे, उन्होंने जब वो नशरियात थी वो बंद करा दी। इवन हम हैरान रहेंगे जब टेलीफोन पर वो नशरियात टीवी अंदर देखा जा रहा था, और हुसैन नवाज शरीफ साहब भी देख रहे थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब देख, उनका ये बंद क्यों हो गया? तो पता चला कि जी ये अंदर फौजी आ गए। तो उन्होंने कहा आप उनको पकड़ें और उनको लड़े। हुसैन नवाज शरीफ ने कहा वो एक मकबूल जुमला भी वो बोल दीजिए, जिसके जवाब में YBM साहब जिन्होंने कहते हैं यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब जो उस वक्त MD थे, उन्होंने कहा कि जी वो फौजी हैं, उनके पास गन्ने हैं, अब आप शहीद हो जाएं। तो हुसैन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप शहीद हो जाएं। किसके लिए शहीद हो जाएं? भाई मियाँ फैमिली के लिए या हुक्मरानों के लिए? इतना अगर फ़ायदा लिया तो शहीद होना में खाली तो कोई नहीं था। मैं फिर मिनिस्टर कॉलोनी में, मुझे याद है जावेद हाशमी भी यहाँ लान में बैठे हुए थे, सारे तमीना दुल्ताना और डिप्टी चेयरमैन सैनेट और मियाँ यासिर भट्टू साहब। तो इनको मोबाइल बंद हो चुके थे, तो मैं ये कम्युनिकेशन कर रहा था। असल सूरत हाल हुई ये कि जो लोगों को शुजाबाद से मियाँ साहब वहाँ प्रवास करते हैं, वहाँ जलसे से खिताब करते हैं, रास्ते में नज़ीर नाजी साहब और मियाँ हुसैन नवाज शरीफ साहब लिखते हैं। ये ओपन हो चुका है, उसी नहीं है जो प्रिंट हो चुका है कि नज़ीर नाजी साहब खुद भी लिख चुके हैं। तो इन्होंने मतलब ये ऐसा फ़ैसला किया जो मैं समझ तो नहीं करना चाहिए था। अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो सब राज उसके पास होते हैं, उसको अगर फ्यूल के दौरान वैसे अगर आ जाते उनको डिसमिस किया जा सकता था, प्राइम मिनिस्टर हैज़ द राइट। लेकिन ये मैं समझता हूँ तारीखी गलती थी जो मियाँ साहब को भुगतनी पड़ी। ये नौबत क्यों आई? इसके पीछे कारगिल तो था। देखो एक माइंड सेट है मियाँ नवाज शरीफ साहब, शुरू में उन पर एक ख़ास मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग भी कह सकते हैं, कैसे घर में पैदा हुए, दौलत की रेल पे लकी आदमी थे, फिर ऑटोमेटिक ऐसा ऐसा वो और माइंड सेट बन जाता है, यहाँ पर मेरा नहीं हो सकता। तो जब लड़ाई लड़ी तो वो जीत गए, जब लड़ाई लड़ी वो जीत गए, तो जीतते रहे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमला जीत गए, जनरल जहांगीर कराम जीत गए। अब मुझे बताइए कि ये तो उनके लिए कोई बड़ा इतना बड़ा मसला नहीं था। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को आप जो है हवा में गुम कर रहे हैं, उसके जहाज़ को उतर नहीं दे रहे, IG लेवल का राना मकबूल के लेवल का बंदा कराची एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ गया, जहाज़ नहीं उतरेगा यहाँ पर, तो आप नहीं समझते कि ये बगावत का अमल था? देखिए यही चीज़ें हैं, जब अदारे जो है ना उन पर हम बड़ी एहतियात से एक बात जब करते हैं, ये बाकायदा ऐसा ही था, लेकिन प्रोसीड नहीं होता यहाँ। यही है कि अगर आप कोई ऐसे जुर्म को छोड़ दे जो जुर्म हो बाकायदा, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उससे फिर ज़्यादा शिद्दत से आते हैं। अब तक भी पाकिस्तान में जो सज़ा और जज़ा का तस्वर है वो नहीं हुआ। पहली बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हमला है उसको आप प्रोसीड करें। अगर छोटे लोगों को सज़ा मिल सकती है तो जो प्लान करते हैं, जो अबेटमेंट करते हैं, उनको सज़ा नहीं देती।
तो दोबारा वो फिर वज़ीर आज़म बन जाते हैं, वज़ीर आला बन जाते हैं। जज़ा और सज़ा का मामला, जज़ा और सज़ा, अगर किसी जगह कोई जज़ा और सज़ा नहीं है तो फिर यह ज़ाहिर है मुल्कों को इसकी कीमत भुगतनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच जी। 12 अक्टूबर 99 की बात की। वैसे मैं ये समझता हूँ इकबाल शाहिद साहब कि इसके ज़ाहिर है कि एज ए पोलिटिकल एनालिस्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए जर्नलिस्ट, मतलब किसी भी मार्शल लॉ का कोई जवाज़ नहीं है, मतलब उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन 12 अक्टूबर 99 और 5 जुलाई 1977, ये आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसको सिर्फ चंद लोग जो ये समझते हैं कि उनका काम सिर्फ तनहा लेकर बार्डरों नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लीजिए, वो बकायदा लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि इस पाकिस्तान की जोग्राफी हैसियत के लिहाज से पाकिस्तानी फौज बकायदा स्टेक होल्डर है। नहीं, और मैं देखें करना चाहिए। ये दो जो मार्शल लॉ थे स्पेशली, इसके लिए मेरा एक क्वेश्चन है क्रॉस कि ये नौबत क्यों आई, इसके जो नौबत आने के पीछे जो वजूहात हैं उनके ऊपर भी हम सब लोगों को डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि जब हम ये कह के ख़त्म कर देते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, मुल्क के हालात ख़राब थे, और ये जनरल मुशर्रफ साहब ने जब लगाया तो वो ज़्यादती की, तो उसमें मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ मार्शल लॉ को, लेकिन उनकी वजूहात ज़रूर देखनी चाहिए और ये ज़रूर इन पॉलिटिकल लीडर से पूछना चाहिए, स्पेशली ये पिछले 30-40 साल का जो इरा है इसमें जनरल मियां नवाज शरीफ साहब से, कि ये नौबत क्यों आई। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया इस प्रोग्राम के लिए। व्यूअर्स, आज का जो हमारा प्रोग्राम था, हमने कोशिश की कि सिकंदर मिर्ज़ा से लेके जनरल मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 99 के मार्शल लॉ तक बात कर सकें। हमें हमारे पास टाइम की जो कमी है वो आड़े आई, लेकिन हम इसके ऊपर ये डिस्कशन हमारी कम हुई कि कौन सा दौर अच्छा था। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की पास्ट की हिस्ट्री में कोई दौर भी ऐसा था कि जिसमें अवाम बहुत खुश थे या अवाम के लिए जो है उनकी वेलफेयर के लिए काम किया गया। दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।